डॉक्यूमेंट में बहुत सारा रेटरिक है। आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी देखते हैं उसमें भी बहुत कुछ होता है, अगर बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। बहुत आइसिंग उसके ऊपर है और अंदर इधर जहर की पुड़िया है। अगर आप जहर को नहीं देख पाएंगे तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। और ये अब आया है, कैबिनेट ने इसको अडॉप्ट कर लिया, सडनली हुआ। तब ये हम लोग सब पैंडेमिक में लगे थे, बीमार हो रहे थे, मर रहे थे, ये सब चल रहा था और इसके बीच में एकदम से ये आ गया। कैबिनेट ने कहा कि ये हम अडॉप्ट कर, पार्लियामेंट में आज तक नहीं आया। यानी अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो हमारी यूनिवर्सिटी से 50% कॉस्ट करने की ज्यादा की उसको जरूरत ही नहीं है। बाकी 50% पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्या क्वालिटी है, कौन पढ़ा रहा है, कैसे ग्रेड हो रहा है। स्टूडेंट्स की आदत डाल दी है कि बिना पढ़े उनके नंबर आ जाए, तो काफी बड़े तादाद में स्टूडेंट्स को ऑप्ट करने के चांसेस हैं, बजाय कि हम लोग ग्रे करेंगे, कम नंबर देंगे, टेस्ट करेंगे, जबरदस्ती कहेंगे पढ़ने को। तो अगर ऐसा हुआ तो आपका जो कोर्स की जो डिग्री की वैल्यू है वो ना के बराबर हो जाएगी। वर्ल्ड वाइड एक फेल सिस्टम है, पूरा जो एक पूंजीवादियों का एक एजेंडा था कि शिक्षा पे खर्चा कम करो और सब स्टैंडर्ड एजुकेशन दो, ये प्री प्रिपेयर्ड कोर्सेज जो ऑनलाइन बैठ के बच्चा पढ़ लेगा, सब समझ जाएगा। उस डिग्री का क्या वैल्यू होगा, उसके किसको जॉब मिलेगी। आप लो लेवल, लो इंटेलेक्चुअल लेवल के स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे। बीओजी में इलेक्शन वंचित है, मना है। आपकी इस तरह के सर्विस कंडीशन होंगे नॉन यूनिफॉर्म, हर कॉलेज का अलग सर्विस कंडीशन होगा, पूरा प्राइवेटाइजेशन है। हम सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा चेंज आ रहा है और सब कुछ खत्म हो रहा है। आज अगर हम नहीं लड़े तो कुछ नहीं बचेगा। और जो बातें आमतौर से नहीं निकल के आती वो उन पे मैं फोकस करने की कोशिश करूंगी, बाकी चीजों पे और साथी रखेंगे अपनी बात। रतनलाल जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारा रेटरिक है। आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी देखते हैं उसमें भी बहुत कुछ होता है, अगर बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। फाइन प्रिंट देखना बहुत जरूरी है। इस तरह से चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी के नाते देखिए इसको, चाहे आप इसको देखिए कि बहुत खूबसूरत केक आपके सामने रखा है, बहुत आइसिंग उसके ऊपर है और अंदर इधर जहर की पुड़िया है। अगर आप जहर को नहीं देख पाएंगे तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। फर्स्ट ग्रांट में ये डॉक्यूमेंट जो 65 पेजेस का है और इसके पहले वाला जिसके बेसिस पे ये बना है समरी, वो था 484 पेजेस का ड्राफ्ट एनईपी आया था 2019 में, इलेक्शन जीतने के बाद इनके वो आया था। और ये अब आया है, कैबिनेट ने इसको अडॉप्ट कर लिया, सडनली हुआ। तब ये हम लोग सब पैंडेमिक में लगे थे, बीमार हो रहे थे, मर रहे थे, ये सब चल रहा था और इसके बीच में एकदम से ये आ गया। कैबिनेट ने कहा कि ये हम अडॉप्ट करते हैं, पार्लियामेंट में आज तक नहीं आया है। तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि हम नहीं लिखी है पॉलिसी। जो बातें हम हमेशा करते हैं, बढ़िया एकेडमिक फ्रीडम, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, नो कमर्शलाइजेशन, एक्सेस, इक्विटी, बार बार इन लफ्जों का प्रयोग हुआ है। प्लूरलिज्म, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या आ रहा है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही, वो सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। और फिर बीच में एक लाइन आएगी ऐसी एकदम से और हम कहेंगे अरे ये क्या है। अगर आपने उसको मिस कर दिया और उसके आगे पढ़ते रहे ये सब अच्छी बातें, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या। तो मैं उन 2 या 3 पहलू पे आती हूँ और रतनलाल जी ने सही कहा, एक तरीके से एनईपी पहले से लागू चल रहा है, चाहे वो लोन बेस्ड एजुकेशन हो, चाहे फी हाइक हो। आप देख रहे हैं कि पहले से सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, चाहे वो सो कॉल्ड ग्रेडेड ऑटोनॉमी हो, जो हमारी ऑटोनॉमी छीन के हमें मार्केट के हवाले कर रही है। हमें मार्केट का स्लेव बनाने का मतलब है ग्रेड ऑटोनॉमी, यानी कि आत्मनिर्भर हो जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं, जो चाहो करो। हालांकि इसमें एक तरह से आपका डीरेगुलेशन है, यानी कि कोई रेगुलेशन हम नहीं करेंगे, लिबरलाइज कर देंगे, जो चाहो करो। दूसरी तरफ से सेंट्रलाइजेशन है कि हम ऊपर से सुपरवाइज करेंगे आपका डीरेगुलेशन, हम ऊपर से रेगुलेट करेंगे किस तरह से आप डीरेगुलेट हो, फ्रैगमेंट हो और मनमानी करें। तो ये किस तरह से अचीव कर रहे हैं, मैं इनको समझाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि इसका जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, एनईपी जैसे ही अडॉप्ट हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट हो गया, कोई चर्चा नहीं होगी इस पे, एकदम जैसे बुलडोज करके अडॉप्ट हुआ है और इसमें बहुत सारे इलेक्टेड लोगों ने डिसेंट अपना किया।
और उसका क्या पहलू हमारे ऊपर पहले लागू होने जा रहा है आप सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हैं और अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन हमारी स्ट्रेंथ रही है हमेशा, और हम एक फेडरल यूनिवर्सिटी हैं। तो अभी जो अडॉप्ट हो चुका है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि जो जिस चीज से हम जूझ रहे हैं 2 साल से, पैंडेमिक में, लॉकडाउन में, पढ़ाई लिखाई ना के बराबर हो गई। मैं टीचर हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, रतन लाल, मौसमी, सब लोग आपको बताएंगे, ना के बराबर हो गई है। बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं। जिनके पास डिवाइस नहीं है वो तो नहीं सीख रहे हैं, जिनके पास डिवाइस है वो भी नहीं सीख रहे हैं। वो ज़ॉम्बी की तरह बैठे रहते हैं और डाटा तक स्विच ऑफ करके चले जाते हैं। लगता है कि प्रेजेंस है लेकिन नहीं है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज जिसमें मैं पढ़ाती हूँ, कभी हमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, मैथमेटिक्स ऑनर्स, जिसमें आपको टीचर की सब जरूरत होती है समझने के लिए। 25% स्टूडेंट आते हैं, उसके बाद 10% हो जाते हैं, और जो आते भी हैं उनको ग्रिल करना बहुत मुश्किल है, वो सीखना नहीं चाहते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में वो नकल करके सारा कुछ उनको नंबर मिल जाता है। मैथ्स कॉपिंग चल रही है, ये सारे कोचिंग सेंटर पहले से सब आंसर तैयार रखते हैं, उनको वो कॉपी पेस्ट करके उनको वो सारे रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं। किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, हम करेक्शंस कर रहे हैं। ऑलरेडी बर्बादी पे हम लोग आ चुके हैं, उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। यही चीज को अभी जो 3 रेगुलेशन, 2 रेगुलेशन अडॉप्ट हो गए हैं, एक अडॉप्ट हो गया, एक रखा गया है एजेंडा में और एक ड्राफ्ट के फॉर्म में आया। 3 रेगुलेशन हैं जो इस ऑनलाइन करण को हमेशा हमेशा के लिए हमारी यूनिवर्सिटी के कॉस्ट स्ट्रक्चर का हिस्सा बना है। हिस्सा ही नहीं, आप समझिए कितना बड़ा हिस्सा। नंबर 1 रेगुलेशन, ABC रेगुलेशन, जिसका जिक्र इसमें NEP में भी है, जो 2020 वाला, उसमें ABC रेगुलेशन एकेडमिक बैंक फॉर क्रेडिट, हर स्टूडेंट को एक एकेडमिक बैंक दिया जाएगा जिसमें उसका पासवर्ड होगा, जिसमें वो कहीं से भी बैठ के कहीं से भी ऑनलाइन कोर्स कर सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी से, और वो क्रेडिट इसके जमा होते चले जाएंगे, और अप टू 50% अपने कोर्स का वो ऐसे ऑनलाइन क्रेडिट इधर उधर से जमा करके ले सकता है। यानी अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो हमारी यूनिवर्सिटी से 50% कोर्स करने की ज्यादा की उसको जरूरत ही नहीं है। बाकी 50% पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्या क्वालिटी है, कौन पढ़ा रहा है, कैसे ग्रेड हो रहा है। स्टूडेंट्स की आदत डाल दी है कि बिना पढ़े उनके नंबर आ जाएं, तो काफी बड़े तादाद में स्टूडेंट्स को ऑप्ट करने के चांसेस हैं, बजाय कि हम लोग ग्रेड करेंगे, कम नंबर देंगे, टेस्ट करेंगे, जबरदस्ती कहेंगे पढ़ने को। तो अगर ऐसा हुआ तो आपका जो कोर्स की जो डिग्री की वैल्यू है वो ना के बराबर हो जाएगी। दूसरा रेगुलेशन आया है जो प्लेस किया है एकेडमिक काउंसिल में, हो सकता है अगली मीटिंग में पास हो जाए, उसकी भी चर्चा हमारी NEP में है। वो है स्वयं रेगुलेशन। उसका एक लंबा, हर चीज का एब्रीविएशन है इस सरकार में, हर चीज का एब्रीविएशन, ABCDEF मतलब पागल हो जाते हैं एब्रीविएशन देख देख के। तो स्वयं का भी एक लंबा चौड़ा है, मैं वो नहीं बताऊंगी, लेकिन इसमें है MOOCs वर्ल्ड वाइड एक फेल सिस्टम है। पूरा जो एक पूंजीवादियों का एक एजेंडा था कि शिक्षा पे खर्चा कम करो और सब स्टैंडर्ड एजुकेशन दो, ये प्री प्रिपेयर्ड कोर्सेज जो ऑनलाइन बैठ के बच्चा पढ़ लेगा, सब समझ जाएगा। इनको कहते हैं MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और MOOCs का एंड रिजल्ट हो जाता है हमको MOOC बना देना, मतलब कुछ हिंदी वाला MOOC है कि ना सोचो ना समझो ना बोलो। तो इसकी क्वालिटी एकदम सब स्टैंडर्ड है, ये प्रूव्ड है इंटरनेशनली, और यही चीज अब हिंदुस्तान में जो जगह फेल हो जाती है वो यहाँ लाई जाती है। तो ये MOOCs बनाए गए हैं और वो पोर्टल तैयार है, और ये रेगुलेशन कहता है कि ओवर एंड अबव ABC का 50% छोड़ दो, आप बाकी जो बचा है उसका 40% हिस्सा स्टूडेंट MOOCs से कर सकता है, स्वयं से, अपने यूनिवर्सिटी से करने की जरूरत नहीं है, आप उसको भी जोड़ लो। ये तीसरा वाला भी एक आता है। तीसरा ये कह रहा है, जो ड्राफ्ट आया था हमने फीडबैक दिया, वो ड्राफ्ट जो बचा कुछ आपके पास है पढ़ाने के लिए रह जाएगा, उसका 40% हिस्सा आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर बनाने पड़ेंगे। बाकी आपका काम है, आप मेंटरिंग कीजिए, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेंटरिंग कीजिए और ग्रेडिंग कीजिए, तो आप बन जाएंगे ग्रेडिंग यूनिवर्सिटी। कहीं भी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, चाहे A ग्रेड चाहे C ग्रेड, जहाँ पे रेगुलर टीचिंग होती है, जिसका कन्वर्जन हो रहा है एक हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग मॉडल का। ये डिस्टेंस लर्निंग भी जो इग्नू देता है, वो कंट्रोल करता है कोर्सेज को, मटेरियल बनाता है, वो डिसेमिनेट करता है सेंटर्स में देश भर में, और ह्यूमन बीइंग्स डिसेमिनेट करते हैं। वहां पे एक तरीका होता है, छुट्टियों में आते हैं बच्चे पढ़ने, ये तो वो भी नहीं है। ये आपके कंट्रोल में नहीं होगा क्या कोर्स पढ़ाया जा रहा है, उस डिग्री का क्या वैल्यू होगा, उसके किसको जॉब मिलेगी,
आप लो इंटेलेक्चुअल लेवल के स्टूडेंट्स को क्रिएट करेंगे, जो भी तनख्वाह उनको मिल जाए, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, उनको लेना पड़ेगा, चीप लेबर आप मल्टीनेशनल्स के लिए तैयार कर रहे हैं और कुछ नहीं, आपके पास और कोई चॉइस नहीं होगा आपके स्टूडेंट्स के पास। आपके और हमारे सबके बच्चे अब इस पोजीशन में, इस दौर से गुजरने वाले हैं। एक तो ये इसका हिस्सा है एकेडमिक रीस्ट्रक्चरिंग। दूसरा एकेडमिक रीस्ट्रक्चरिंग जिसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, ये सीधे पॉलिसी आएगी कैबिनेट से। दूसरा है कि हर यूनिवर्सिटी को 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लागू करना है। हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे दिनेश सिंह साहब एक वाइस चांसलर बहुत इंथुजियास्टिक थे, पहले ले आए। साथियों, ये सारी पॉलिसीज पहले से चली आ रही, पिछली सरकार भी इन पॉलिसीज को परस्यू कर रही थी, लेकिन वो नाकाम रही। ये और ज्यादा अच्छी तरह से इन्हीं पूंजीवादी पॉलिसीज को, जो बेचने की पॉलिसीज, हर चीज बेचो, और अच्छी तरह से कर पा रही है, क्योंकि इनके पास एक हथियार है, कम्युनल हथियार, जिससे वो लोगों को नफरत के उसमें बांट सकते हैं। इसलिए ये चीज जो है, ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि क्यों ये हो रहा है। एक और पॉइंट है, आई वाइंड अप बिकॉज़ आई हैवंट कम टू द सेकंड पॉइंट एट ऑल, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड थिंग जो इसमें है, दूसरी चीज बहुत जरूरी, वो है गवर्नेंस का रीस्ट्रक्चरिंग। गवर्नेंस के रीस्ट्रक्चरिंग में ये लिखा है एनईपी में कि कोई एफिलिएटेड कॉलेज नहीं होगा, आपकी अलाउड ही नहीं है, और हर कॉलेज ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग होगा, और उसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सिर्फ 1/3 उस कॉलेज के अंदर के होंगे या यूनिवर्सिटी के अंदर के होंगे, 2/3 बाहर के होंगे, और वो 2/3 में जो प्राइमरी फंडर्स है, जो पैसा देके चलाएंगे उस इंस्टीट्यूशन को, सरकार के नुमाइंदे और पब्लिक माइंडेड इंटेलेक्चुअल्स होंगे। हम सब जानते हैं कि कौन से वो इंटेलेक्चुअल्स होंगे। ये आइडियोलॉजिकल इंटरवेंशन है, वहां पे प्लान किए जाएंगे आरएसएस के लोग, जो वहां पे सब कुछ देखेंगे कि आइडियोलॉजिकली क्या कॉज पढ़ाया जाएगा, क्या पावर्स है बीओजी के सारे, क्या कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे, क्या कंटेंट होगा, स्टूडेंट की एडमिशन कैसे होगी, फीस क्या होगी, टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होगी, कितने लोग कच्चे होंगे, कितने पक्के होंगे, कब पक्के होंगे, ये सारी चीजें वो बीओजी तय करेगा। और हर चीज मेरिट पे तय होगी। मेरिट यानी कौन तय करेगा मेरिट? बीओजी तय करेगी मेरिट। कोई सीनियरिटी का मतलब नहीं। इलेक्शन तो लिखता है, इलेक्शन नहीं होगा आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। आज के दिन हमने लड़ के डेमोक्रेटाइज करके पार्टिसिपेशन हासिल किया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में विल बी रिप्लेस्ड बाय बीओजी। बीओजी में इलेक्शन वर्जित है, मना है। आपकी इस तरह के सर्विस कंडीशन होंगे नॉन यूनिफॉर्म। हर कॉलेज का अलग सर्विस कंडीशन होगा। ये दुकानों की तरह चलेंगे। जो कुछ बचा कुचा पब्लिक फंडेड एजुकेशन है वो साथियों खत्म किया जा रहा है। पूरा प्राइवेटाइजेशन है। हम सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा चेंज आ रहा है और सब कुछ खत्म हो रहा है। आज अगर हम नहीं लड़े तो कुछ नहीं बचेगा। इस सिचुएशन में अगर टीचर की इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होगी, टीचर कभी भी अपनी नौकरी खो सकता है, कोई डेमोक्रेटिक स्पेसेस नहीं बचेंगे, तो किस तरह से इंडिपेंडेंट थिंकिंग को हम फॉस्टर करेंगे? कैसे आजाद सोच के बच्चों को हम जिसको पढ़ा भी पाए थोड़ा बहुत, कैसे वो फॉस्टर करेंगे? यहाँ पे पूरा का पूरा एक बर्बादी का मॉडल आ रहा है साथियों। इसलिए हमें लड़ना है, क्योंकि हमारी पूरी जो आने वाली पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाएगी। इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन हो जाएगा, गुलामी दोबारा से आ रही है, और साथ साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गुलामी तो आएगी ही आएगी। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि समय कम है। ये दो पहलू मैं हाईलाइट करना चाहती थी, क्योंकि ये सार है, ये एसेंस है